नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम हर्षवर्धन काल यानी यहाँ पर वर्धन वंश के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुप्त काल के पतन के बाद, जैसे कि गुप्त काल के पतन के बहुत सारे कारण माना जाता है, जैसे कि हुनों का आक्रमण भी माना जाता है। तो यहाँ पर गुप्त काल के पतन एवं हुनों के आक्रमण के बीच कई छोटे राज्यों का उदय हुआ था। इसी बीच हम क्या देखते हैं कि पश्चिमी भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ। गुप्त शासक के पतन के दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत के पश्चिमी भाग में एक नए वंश का उदय देखने को मिलता है, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। तो इसको जानने के कई स्रोत हैं। हर्षवर्धन काल यानी वर्धन वंश के बारे में जानने के कई सोर्सेज हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित एवं कादंबरी से भी काफ़ी जानकारी मिलती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि ह्वेनसांग की रचना सीयूकी से भी काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिलती है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आए थे, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ ही कलहन की राजतरंगिणी से भी यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है। तो ये स्रोत है जानने के, हर्षवर्धन काल के बारे में जानने के ये कुछ स्रोत हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ह्वेनसांग किस काल में भारत आया था, और इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर इस वंश के बारे में यानी कि वर्धन वंश के बारे में देखेंगे कि प्रमुख शासक कौन हुए और राजधानी क्या थे। तो संस्थापक जो थे वो पुष्यभूति थे, और राजधानी जो थी थानेश्वर थी, और प्रमुख शासक जो माना जाता है वह प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान में देखेंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली थी। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को यहाँ पर माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसमें 2 पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन काफी प्रसिद्ध रहे, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह जो है मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। यानी कि यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो यहाँ पर गौड़ शासक शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। ये गौड़ शासक जो शशांक थे ये देवगुप्त के मित्र थे। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं, और हर्षवर्धन का दूसरा नाम यहाँ पर जो है शिलादित्य था, और हर्षवर्धन ने परम महेश्वर परम भट्टारक की उपाधि यहाँ पर धारण की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लेते हैं। पहले थानेश्वर था, फिर इसके बाद कन्नौज को राजधानी बनाते हैं। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंतावशेष प्राप्त किया था। हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में
महामोच परिषद का आयोजन करते थे। और हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत को चीन में भेजे थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। हर्षवर्धन जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए और हर्षवर्धन काल में ये ह्वेनसांग भारत आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा कर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है और हुइली ने ह्वेनसांग की जीवनी के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हर्षवर्धन काल के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में, जैसे कि चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव के बारे में, यानी संगम युग के बारे में अगली वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।